डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाराबंकी को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने करीब 542 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भगवान लोदेश्वर मंदिर पहुंचकर किया रुद्राभिषेक। भगवान लोदेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्धार का किया ऐलान। बाराबंकी की उपेक्षा के लिए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। 2027 में महिलाओं पर कांग्रेस का बड़ा दाव। करीब 35% सीटों पर महिला चेहरे उतारने पर विचार। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों के पैनल में कम से कम एक महिला दावेदार का होना अनिवार्य। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी। वहीं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से चांदी का रथ गायब होने का दावा। चांदी के 4 पलंग, चांदी का सिंहासन और अन्य बहुमूल्य सामान भी गायब। फलाहारी महाराज ने सीएम योगी से की जांच की मांग। नमस्कार, एक सनसनीखेज खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में सेध लगने की खबर आ रही है। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के नक्शे और दस्तावेज डार्क वेब पर डाल दिए गए हैं। इस सेधमारी का आरोप रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स पर लगा है। यह समूह फाइलें लॉक करने के झंझट में नहीं पड़ता, जिससे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अलर्ट नहीं होते हैं। वे चुपके से सर्वर में घुसकर संवेदनशील दस्तावेज डाउनलोड कर लेते हैं। डेटा चुराने के बाद वे पीड़ित कंपनी से मोटी फिरौती या रैंसम मांगते हैं। पैसे नहीं देने के बाद डेटा को वे डार्क वेब पोर्टल पर जानकारी फ्री में डाउनलोड कर देते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु स्थित भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े दस्तावेजों के डार्क वेब पर उजागर होने के दावों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और साइबर सुरक्षा गलियारों में भारत की काफी किरकिरी हो रही है। डार्क वेब पर सक्रिय वर्ल्ड लीक्स रैंसमवेयर ग्रुप ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र से जुड़े 18,997 फाइलों को ऑनलाइन लीक किए जाने का दावा किया है, जो इस समय डार्क वेब पर मौजूद है। हालांकि यह डाटा सीधे परमाणु ऊर्जा निगम यानी एनपीसीआईएल के मुख्य सर्वर से चोरी नहीं हुआ है। कुडनकुलम की यूनिट 3 और 4 की गैर परमाणु निर्माण कार्यों यानी बैलेंस ऑफ प्लांट का ठेका अनिल अंबानी समूह की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास था। रिलायंस का डेटा योटा डाटा सर्विसेज के थर्ड पार्टी डेटा सेंटर पर होस्ट था, जहां साइबर हमला या कहा जाए सेधमारी हुई। वर्ल्ड लीक्स रैंसमवेयर ग्रुप द्वारा 14 जीबी से अधिक डेटा, जिसमें संयंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों के ब्लूप्रिंट, उपकरण समीक्षा, वेंडर सप्लायर से जुड़ी आंतरिक फाइलें शामिल रहे, लीक करने का दावा किया गया है। डार्क वेब पर वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट, कॉमन कंट्रोल रूम की संरचना और लेआउट, उपकरणों की निरीक्षण रिपोर्ट, टेंडर दस्तावेज और वित्तीय बिलिंग डेटा जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा डार्क वेब पर सप्लायर्स की सूचियां, अधिकारियों के साथ हुई बैठकों के संवेदनशील मिनट्स ऑफ मीटिंग भी उपलब्ध हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि सेध सरकारी सर्वर में नहीं बल्कि निजी वेंडर के सर्वर सिस्टम में हुई है। भारत सरकार का सबसे बड़ा और प्राथमिक दावा यही है कि लीक हुए डेटा में संयंत्र के सबसे संवेदनशील और मुख्य हिस्से यानी रिएक्टर कोर या सरल शब्दों में कहे तो परमाणु भट्टियों और कंट्रोल रूम संबंधी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। आपको बता दें कि रैंसमवेयर एक प्रकार का फ्रॉड सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है, जो आपके कंप्यूटर या डिवाइस को लॉक कर देता है या डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। इसके बाद हमलावर आपकी डेटा या सिस्टम का एक्सेस वापस देने के एवज में फिरौती की मांग करते हैं। यह समूह एक सर्विस प्लेटफॉर्म रास यानी रैंसम एज इन सर्विस की तरीके से काम करता है, जहां दुनिया भर के फ्रीलांस हैकर्स भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके डेटा लीक कराने में जुड़ते हैं।
लेकिन भारत सरकार का दावा अलग है। मामला सामने आने के बाद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL और केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार का कहना है कि जिस कंप्यूटर सिस्टम में परमाणु रिएक्टर चलता है वह इंटरनेट या बाहरी नेटवर्क से बिल्कुल एयर गैप्ड या कहें ऑफलाइन रखा गया है। भारत सरकार का दावा है कि इंटरनेट या डार्क वेब के जरिए रिएक्टर के संचालन में कोई गड़बड़ी करना या उसे हैक करना पूरी तरह से असंभव है। प्लांट के यूनिट 3 और 4 में जो निर्माण कार्य चल रहे थे उनका ठेका जिस निजी कंपनी यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके थर्ड पार्टी डेटा सेंटर के पास था, उसी के सर्वर में सेध लगी है। परमाणु संयंत्र डेटा लीक की चूक सरकारी न्यूक्लियर नेटवर्क की विफलता नहीं, बल्कि एक प्राइवेट वेंडर के IT सिस्टम में सुरक्षा में खामी है। कुडनकुलम के रिएक्टर रूम की एजेंसी रोसाटॉम के सहयोग से बने हैं, जिनकी सुरक्षा प्रणाली कई परतों में बटी है और जिसकी संवेदनशील जानकारी अभी भी सुरक्षित है। सरकार का दावा है कि ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि किसी भी बाहरी खतरे या व्यवधान की स्थिति में रिएक्टर अपने आप तुरंत सुरक्षित बंद हो जाता है। सरकार का साफ संदेश है कि डेटा लीक की घटना चिंताजनक जरूर है और वेंडर की इस चूक पर जांच जारी है, लेकिन देश की सुरक्षा और परमाणु रिएक्टरों से सुरक्षित संचालन पर अभी 1% भी खतरा नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और वैश्विक साझेदारों जैसे रूस के सामने भारत के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। परमाणु संयंत्रों से जुड़ी किसी भी प्रकार की सुरक्षा सेध की खबर से आसपास के रहने वाले नागरिकों में सुरक्षा और रेडिएशन संबंधी चिंताओं का डर भी साफ देखा जा सकता है। थर्ड पार्टी वेंडर्स और सप्लायर की सूची और टेंडर दस्तावेजों के लीक होने से हमलावर उन वेंडर्स के डिजिटल सिस्टम को निशाना बनाकर संयंत्र में दोबारा सेध लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अधिकारियों और इंजीनियरों की इसके साथ ही सप्लायर्स की जानकारी भी उनके खिलाफ लक्षित स्पीयर फिशिंग हमले किए जा सकते हैं, जिससे अन्य आंतरिक और सुरक्षा क्रेडेंशियल जुटाए जा सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र इस पूरे मामले और डेटा प्रामाणिकता की विस्तृत जांच कर रही है। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसी CERT ने साफ कर दिया है कि अभी चिंता की बात नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव जी। राम श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस यूनिट 3 और 4 की बात की जा रही है वह थर्ड पार्टी वेंडर या रिलायंस इंफ्रायोटा की क्लाउड सर्वर से लीक हुआ है। देश की इतनी संवेदनशील परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थर्ड पार्टी डेटा सेंटर्स को दी गई अनुमतियों में से एंड टू एंड इंक्रिप्शन या जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का अनिवार्य पालन क्यों नहीं हुआ या कहाँ चूक हुई और इसका जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, रैंसमवेयर जो सॉफ्टवेयर है ये हैकिंग के काम में आता है और हैकिंग का जो तरीका है ये डार्क वेब चलती है और इसका केंद्र जो अमेरिका में और दूसरे कुछ देशों में भी है और चीन भी इसमें अपनी भूमिका अदा करता है और ये एक तरह से साइबर डकैती है जिसमें कि वो कहते हैं कि हमने आपका ये लीक कर दिया है या ये हम लीक कर देंगे और इसको लॉक कर देते हैं वो कई बार कंप्यूटर्स को और iCloud को पूरा लॉक कर देते हैं, डेटा कोई नहीं निकाल पाता है, पासवर्ड हैक कर देते हैं वो, तो फिर कहते हैं अगर खुलवाना हो तो इतने डॉलर दीजिएगा। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय डकैती के अलावा और कुछ नहीं है। अब रहा सवाल इस डकैती से बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, वो सब बहुत पहले से ही
ये सबको अच्छी तरह मालूम है और कैसे इसके लिए एंटीवायरस जो है उपयोग किए जाते हैं, उन सब की व्यवस्था की जाती है। अब रहा सवाल जो अति संवेदनशील और क्लासिफाइड चीजें हुआ करती है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहती है, उनका सिस्टम अलग रहता है, लोकल नेटवर्क रहता है और उसका कंट्रोल पूरी तरह से क्लासिफाइड लोगों के हाथ में ही होता है। तो जब तक कि क्लासिफाइड आदमी बिक ना जाए और पासवर्ड ना बताए, तब तक रीच ही नहीं हो सकता है। उसमें फिल्टर से लगे हुए टेक्निकली मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 19,000 फाइलें जो इतनी भारी भरकम है, वो उन्होंने क्यों नहीं, $15 लाख उन्होंने डिमांड किए थे, जो कंपनी ने मना कर दिए। अब मना करने के बाद उन्होंने वो डेटा जितना भी चुराया था, चोरी कहेंगे उसको, और उसको जो है डार्क वेब में डाल दिया। अब डाल दिया तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या हमारी सीक्रेसी वायलेट होती है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी उसमें कहीं चली जाती है? उसमें नक्शे हैं, जो रशियन डिजाइन है ये नाभिकीय संयंत्रों की, उसमें खास करके 3 और 4 संयंत्र जिसका की ठेका बनाने का रिलायंस को दिया था, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को दिया था, और वहां से ये मैप वगैरह और मीटिंग के मिनट्स और करस्पॉन्डेंस ये लीक हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। राम श्रीवास्तव जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। फिरौती मांगी गई भारत सरकार से, भारत सरकार ने मना कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि ये ऐसा ही मामला है जैसे आपके घर का नक्शा कोई बना ले, लेकिन न उसके घर में घुसने की ताला हो, न चाबी हो उसके पास। अब सवाल उठता है राम श्रीवास्तव जी कि कुडनकुलम संयंत्र पर यह पहला हमला नहीं है। इस परमाणु संयंत्र पर पहले भी साइबर अटैक हो चुके हैं। 2019 में भी उत्तर कोरिया के लाजारस ग्रुप से जुड़े डी ट्रैक मालवेयर ने संयंत्र के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में सेध लगाई थी। सवाल उठता है कि इसके बाद भी भारत की सुरक्षा एजेंसी NCRT इन क्या जागरूक नहीं थी? क्या उसने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था? चूंकि 2019 का मामला ताज़ा था, उसके बाद भी ये घटना हो रही है। जी देखिए, 2019 की घटना थी, इसके बाद सभी सतर्क रहे, अभी भी सतर्क हैं, और आज आप लेटेस्ट एंटीवायरस भी लगा लेंगे तो इसके बाद भी किसी न किसी वायरस का नया जन्म हो जाता है, वो अटैक कर सकते हैं। तो जो की चेन वाला प्रोसीजर है, ये एक सतत प्रयास है। अब रहा सवाल ये कि हम अपने जो संवेदनशील डेटा है उसको सुरक्षित कैसे रखें, उसको हमको इंटरनेट से दूर रखना पड़ता है, उसका नेटवर्क अलग रहता है, उसका अगर आप किसी भी तरीके से लिंकेज इंटरनेट से कर देंगे तो वहाँ हैकर्स पहुंच सकते हैं। अब जहाँ तक हैकिंग का सवाल है, हैकिंग एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस हो गया है कि अब जब से AI आया है, मशीन लर्निंग आया है, आपके कंप्यूटर को, आपके ऑपरेशन डिजाइन को पूरा का पूरा डार्क वेब में बैठे हुए डकैत जो है उसको असेस कर सकते हैं। राम श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल है कि कोई तो जिम्मेदार होगा इस चूक के लिए, किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जी, तो सिर्फ और सिर्फ आपके अपडेटेड नॉलेज को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर आप उस फील्ड में सिक्योरिटी के मामले में पिछड़ गए हैं, पुराना वर्जन कहीं से खरीद के लिया है और उसमें कहीं चला जाता है, जब तक हम अपना खुद का अपना सॉफ्टवेयर तैयार करके उसके इन्स एंड आउट्स के डिटेल्स जो है अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, तब तक ये सब गड़बड़ होने की संभावना आप निरस्त नहीं कर सकते। आपका कंप्यूटर जो है हैक हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है। आजकल स्पैम के कितने सारे अननोन कॉल आते हैं, अगर आपने कह दिया, अगर एक कॉल भी आपने रिसीव कर लिया और टच कर दिया, वो कहेंगे आप इसको लॉगिन कीजिए। जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर पूरी तरह उनके हाथ के कंट्रोल में चला जाएगा, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। इतनी सब प्रिकॉशन करने के बाद भी आज की तारीख में साइबर क्राइम हो रही है या नहीं हो रहे हैं? हो रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि मुख्य रिएक्टर कोर एयर गैप्ड है और इंटरनेट से अलग है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वो ऑफलाइन है, डायरेक्ट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन जब वेंटिलेशन, कूलिंग, वाटर चैनल और कंट्रोल रूम के ब्लूप्रिंट्स डार्क वेब पर हों, तो क्या हमलावर को फिजिकल या सप्लाई चेन रूट्स के सिस्टम से पंगु नहीं बनाने का नक्शा मिल गया है? ये तो साफ है कि क्या। देखिए जी, बहुत सीधी सी बात है, इसरो में हमारी स्पेस में इतनी रिसर्च हो रही है, हम अपने लॉन्च व्हीकल छोड़ते हैं, हमारे सैटेलाइट छोड़ते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर कहीं किसी तरह से प्रदूषित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे जो सैटेलाइट हैं वो सिग्नल भेजेंगे नहीं, दूसरे लोग चुरा लेंगे।
तो ये टेक्निक होती रहती है, इससे बचने के भी उपाय हैं। चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की, जहां से संवेदनशील डाटा लीक हुए हैं। सरकार का कहना है कि ये डाटा संवेदनशील तो है, लेकिन जो मुख्य जानकारी है वो अभी भी हैकर्स के हाथ नहीं लगी है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, कुडनकुलम संयंत्र पर यह पहला हमला नहीं है। 2019 में भी उत्तर कोरिया के लाजारस ग्रुप ने डी-ट्रैक मालवेयर के जरिए इस संयंत्र के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में सेंध लगाई थी। बार बार होने वाले हमले सुरक्षा घेरे पर सवाल उठाते हैं। क्या केवल इसे फिरौती की घटना मानना मामले की गंभीरता को कम करना नहीं है? और क्या इस तरह की कार्रवाई में पाकिस्तान या दुश्मन देशों का हाथ नहीं होगा? जी संजीव जी। देखिए प्रसून जी, भारत के महत्वपूर्ण जो वाइटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर ऐसी साजिशें, इस तरीके के हमले लगातार जो भारत के शत्रु करते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाले, विदेशों में रहने वाले जो भी ऐसे साजिश करता जो कि भारत को हानि पहुंचाने की मंशा रखते हैं, वो लगातार ऐसी साजिशें रचते हैं, जिसके को लेकर के हमें अपनी जो अत्यधिक जो सतर्कता है वो लगातार बना करके रखने की आवश्यकता है। और इस तरीके की घटनाएं जब कभी भी इसकी आशंका हो या इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हो, तो ऐसे में तो और अधिक सतर्कता को बरतने की आवश्यकता होती है। संजीव जी, राम श्रीवास्तव जी ने एक बड़ी अहम बताई कि $15 लाख मांगा जा रहा था रैंसम। क्या जो डिमांड की गई थी ये केवल भटकाने के लिए था या दुश्मन देशों की ये कोई गहरी साजिश है? जी देखिए, इस तरीके का जो मैंने जैसा कहा कि फिरौती को वसूलना, साजिश करना, भारत को घेरना, भारत को दबाव में डालना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं। और जैसा कि मैं आपके सोच में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो विश्व भर में भारत के विरुद्ध बड़ी साजिशें चलती हैं, डीप स्टेट एलिमेंट जो होते हैं, पाकिस्तान, चाइना जैसे जो एडवर्सरीज हैं, आतंकवादी संगठन है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाले जो भी संगठन है, वो सभी ऐसी साजिशें करते हैं। तो ऐसे में भारत को के ऊपर दबाव डालने की रणनीति के तहत इस तरीके का जो रैंसम इत्यादि को मांगने का कार्य किया जाता है और इस तरीके की साजिशें भारत के वाइटल स्टेशन को क्षति पहुंचाने के लिए की जाती हैं। उसको लेकर के हमें अभी सतर्कता को बरतने की आवश्यकता होगी और इस तरीके के साजिशों के ट्रैप में जाए देखिए, भारत फंसने वाला नहीं है, लेकिन जानकारियां लीक हो रही हैं, सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है। वर्ल्ड लीक रैंसमवेयर ग्रुप पहले डेल, फिर नाइकी और टाटा जैसे बड़े नेटवर्क के थर्ड पार्टी सर्वर को निशाना बना चुका है। जब इस ग्रुप का तरीका ही वेंडर के जरिए सेंध लगाना है, तो हमारे साइबर सुरक्षा तंत्र और CERT इनके पास थर्ड पार्टी डेटा सेंटर्स के लिए एडवांस थ्रेट इंटेलिजेंस क्यों नहीं था? राम श्रीवास्तव जी। आपने उससे पूछा? जी जी, आपसे पूछा। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। कितना सेंसिटिव मामला था नीट की परीक्षा का, कितनी व्यवस्था की गई थी, इसके बाद भी दुष्टों ने जो है उसमें सैन मारकर उसके पेपर को लीक किया। स्वार्थी लोग अपना काम करते रहते। निश्चित रूप से आज की तारीख में पूरी दुनिया में ऐसा एक भी कंट्री नहीं है जहां किसी ना किसी तरीके से हैकिंग करके वहां पर कोई ना कोई वायरस छोड़ करके डेटा चुराया जाता है। अब चुराने के लिए तो ऐसा है कि हमको अपनी जिम्मेदारी रखना पड़ेगी, अपने नॉलेज को अपडेटेड करना पड़ेगा और उसके लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है साइबर क्राइम की, वो बराबर काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें एक हेलीकॉप्टर अपाची को जब गिरा दिया गया, उसके पायलट कहाँ पड़े हुए थे? वहां फारस की खाड़ी में अपनी जान बचाने को रात के अंधेरे में लहरों से जूझ रहे थे। उनकी रक्षा किसने की? उनकी रक्षा एक भारतीय मूल का विद्यार्थी जिसका की नाम विवेक अल्टेकर है, वो उसने एक अपनी कंपनी बनाई हुई है सोरोसिस, और उसने ऑटोमेटिक एक नाव बनाई हुई है। उस नाव को वो टेक्सास से बैठकर संचालित कर रहा था
लोकेट करके उसने उस जगह पर जहां पर पायलट तैर रहे थे वहां नाव को पहुंचाया, ऑटोमेटिक उनको बचा कर लाया। तो साइंस इतनी तेजी के साथ एडवांस हो रही है, लेकिन हैकर्स हमसे ज़्यादा एडवांस हो जाए, सरकार से ज़्यादा एडवांस हो जाए तो सोचना पड़ेगा। संजीव श्रीवास्तव जी, कुडनकुलम में रूसी एजेंसी रोसाटॉम की तकनीक इस्तेमाल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साइबर सुरक्षा मानकों के लिहाज से इतने बड़े डेटा के डार्क वेब पर आने से वैश्विक स्तर पर भारत के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? जी देखिए प्रसून जी, भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा स्टेट क्राफ्ट है, जो भारत की जो अपनी सुरक्षा एजेंसीज की जो शक्ति है, जो उनकी कैपेबिलिटीज है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और ये जो साजिशकर्ता है इस बात को जानते हैं कि भारत भी एक बेहद शक्तिशाली स्टेट है और उस स्टेट को टारगेट कर लेना, उसको ट्रैप पे डाल लेना, उससे रैंसम वसूली कर लेना, ये एक उनके मंसूबे जरूर हो सकते हैं। संजय जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि ऐसे साइबर अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत कहां से आती है? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जी देखिए, साइबर क्राइम को पकड़ना हमेशा से एक चैलेंज है, क्योंकि ये जाहिर है कि अक्रॉस द बॉर्डर इनके लिए जो राष्ट्रों की सीमाओं का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। विश्व के किसी भी कोने पर बैठ करके ये साइबर क्राइम कर सकते हैं। तो ऐसे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रैक करना निसंदेह चुनौतीपूर्ण है। राम श्रीवास्तव जी, विशेषज्ञ के लिहाज से आपसे पूछना चाहूंगा इसी सवाल का जवाब। जी देखिए, टेक्निकल आदमी होने के नाते मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज की तारीख में ऐसा एक भी आप यूँ मानकर चलिएगा कि तकनीक नहीं है जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में छुपे हुए इन साइबर चोरों को किसी तरह से पकड़कर, हाँ हमको ये पता लग जाता है, उनका IP एड्रेस मालूम पड़ जाता है, ये मालूम पड़ जाता है किस जगह से ये आ रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे पास है। लेकिन ये करना कि हम उनको पकड़ के वहाँ किसी तरह की सजा दिलाएं, ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज की तारीख में नहीं है जब तक कि वो जो इंटरनेशनल लॉ के तहत नहीं आए। हाँ, भारत के अंदर अगर होता है तो उसके लिए सावधानियां ली जाती हैं। निश्चित रूप से सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल युद्ध के समय हम जो है सैटेलाइट के द्वारा इमेजेस लेते हैं और हमारा जब प्लेन जाता है या मिसाइल जाती है या जो ड्रोन जाता है, उसमें इतनी हमने अपनी क्षमता की है कि वो दूसरे आने वाले ड्रोन को या मिसाइल्स को वो जाम कर देगा, उसका पथ भ्रष्ट कर देगा। राम श्रीवास्तव जी, इसके अलावा भी एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है, वर्ल्ड रैंसमवेयर ग्रुप क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, मोनेरो में फिरौती मांगते हैं ताकि पैसे का लेन देन ट्रेस न किया जा सके। डार्क वेब पे उनका IP एड्रेस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो कई लेयर में बना होता है। कई बार ऐसे ग्रुप वित्तीय मुनाफा कमाने के साथ साथ किसी भी देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ क्लोजली काम कर रहे होते हैं, जिन्हें स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स भी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के कुछ हैकर्स ग्रुप हैं, जैसे तमाम हैकर्स ग्रुप हैं। कोई CIA के साथ कर रहा है, कोई मोसाद के साथ काम कर रहा है, कोई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ काम कर रहा है। इसीलिए इन षड्यंत्रकारियों को बचाने में दुनिया भर की टॉप खुफिया एजेंसियां भी लग जाती हैं। इसीलिए ऐसे आरोपियों को सजा नहीं मिलता है। आप सभी खास मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।